हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में कहा था कि मैं स्टॉक से स्टार्ट करूँगी, तो ये हमारा स्टॉक का टॉपिक आ गया। अब हम लोग इसका डेफिनेशंस और भी बहुत सारे टर्म्स सीखेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए हुए आई बटन पर क्लिक करें और आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखें, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ भी जा कर के मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक इज़ द टैंजिबल एसेट held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of good meant for sale. स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? अच्छा, जब मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन किसी चीज़ के बारे में, तो वीडियो पॉज करके तो थोड़ा सोचे कि इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद तो मैं हूँ समझाने के लिए। ओके, तो स्टॉक क्या है? एक टैंजिबल एसेट जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। और वो किस लिए यूज़ होता है? वो सेल के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो स्टॉक वो चीज़ होता है जब हम लोग किसी भी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने पास पहले से बहुत सारा वो सामान ला कर के रखें। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो सपोज़ कीजिए कि आपका एक मोबाइल का शॉप है, ठीक है? अब आपकी दुकान में, आपके शॉप में कस्टमर आ रहा है, आपसे मोबाइल का वो डिमांड कर रहा है, तो क्या आप उसी वक्त उसके डिमांड को लेकर के आप क्या उसी समय ख़रीदने जाएंगे अपनी दुकान के लिए मोबाइल? नहीं ना, आपको अपने पास पहले से रखना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं, ठीक है? या ये तो हो गया सेल पर्पज़ के लिए, मतलब डायरेक्टली सेल हो रहा है। या फिर सपोज़ कीजिए एक और होता है, जैसे फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन। किसी चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, सपोज़ मोबाइल ही बन रहा है, तो मोबाइल के अंदर तो बहुत सारा पार्ट यूज़ होता है। तो वो सारे पार्ट्स उस फैक्ट्री के वेयर हाउस में होने चाहिए, तभी जा कर के वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। उसके लिए हमारा स्टॉक फुल होना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए, मैं हाउस होल्ड एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि खाना बनाना है, कुछ आज का लंच प्रिपेयर करना है, आपको बिरयानी बनाना है, तो बिरयानी बनाने के लिए क्या होता है कि आपको पहले से सामान इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। अब उसी वक्त तो आप नहीं जाएंगे ना, मतलब एट अ टाइम, जैसे आपको अभी भूख लगा है तो उसी समय तो आप नहीं खरीदेंगे, उसके पहले आपको जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। समझ में आया मेरा पॉइंट? ओके, देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक होता है जिसको लेकर के हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सपोज़ कीजिए मेरा मोबाइल का शॉप है, ठीक है? और अभी फिनेंशियल ईयर एंड होने वाला है मार्च में। तो मार्च में जितना भी मेरे पास तो कुछ ना कुछ मोबाइल या फिर उससे रिलेटेड हेडफ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल चिप हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ तो मेरे पास होंगे। सारा तो बिक नहीं जाता है, फिनेंशियल ईयर में कुछ बच जाता है। तो वो जो बचे हुए चीज़ होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वही स्टॉक से हम अपना बिज़नेस फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो हम लोग सारा चीज़ दुकान में, शॉप में जितना कुछ है सब नया, नया उसमें ला करके रखेंगे, फिर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ बच गया है हम लोग उसको भी रीयूज़ करते हैं, उसको रीसेल करते हैं, ठीक है? और उसको हम लोग स्टॉक इन हैंड भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर डेफिनेशन पे चले तो यहाँ दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इज़ द स्टॉक इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। प्रीवियस जो बीत चुका है, उस अकाउंटिंग ईयर में जो स्टॉक हमारे पास है, उसी से हम लोग नेक्स्ट ईयर में अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज़ द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, समझ में आया? ठीक है, मैं समझाती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है, जैसे मैं मोबाइल शॉप का ही एग्जांपल दे रही हूँ, बेटर होगा समझने में, ठीक है? सपोज़ कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा जो स्टॉक है मतलब पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। तो मार्च हमारा
फिनेंशियल ईयर का एंड होता है, एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, तो मार्च में जो हमारे पास स्टॉक बचे हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब वो नेक्स्ट ईयर में जब जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। ओके, स्टॉक में भी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स: स्टॉक ऑफ गुड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ गुड, stock of goods in the case of a trading concern comprises stock of goods remaining unsold. In the case of manufacturing concern, it is comprises proceeds goods manufactured for the purpose of sale. It is valued at cost or net realizable value, whichever is low. तो हमारा जो स्टॉक ऑफ गुड है वो अगर ट्रेडिंग कंसर्न में देखा जाए तो वो गुड जो बच गया है, रिमेनिंग अनसोल्ड, ठीक है। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जैसे मैंने कहा वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जो प्रोसेस गुड है, जो सेल के लिए तैयार किया जा रहा है, जो रॉ मटेरियल था उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो स्टॉक ऑफ गुड है, ठीक है। और उसको हम लोग वैल्यू किस पे करते हैं? एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर। एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट जितना हम लोग को मिलना चाहिए और नेट जितना जितना हम लोग उससे मिल सकता है, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है बेसिकली कि जितना हम लोग को लगा हुआ है पैसा, जितना पैसा हम लोगों ने लगाया है और जितना हम लोगों को मिलना चाहिए एट करंट प्राइस, उसका क्या है वैल्यू, वो दोनों में से जो कम होगा वो उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। Stock of raw material. It comprises the stock of raw material used for manufacturing of goods lying unused. For example, stock of cloth to be used for stitching shirt. It is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. जैसे यहाँ पे शब्द दिया हुआ है रॉ मटेरियल, तो इससे समझ में आता है कि ये कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ये रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ है जिससे हम लोग कोई एक सामान बनाने वाले हैं। जैसे क्लॉथ, तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि क्लॉथ बनाने के लिए हम लोग को थ्रेडिंग चाहिए होता है, ठीक है, थ्रेड्स चाहिए होता है। फिर अगर हम लोग कोई वुलन क्लॉथ्स बना रहे हैं तो उसके लिए वुल्स चाहिए होता है, तो वुल्स हमारा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का भी तो स्टॉक होता है, तभी तो जाकर के वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वही बात किया जा रहा है। उसको भी हम लोग कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज़ लो में ही वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये शब्द बहुत फैमिलियर है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे तो वहाँ पे ये वर्ड जनरली यूज़ होता है। अभी हमारे कोलकाता में मेट्रो का काम हो रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का साइट है वहाँ पे ये वर्क इन प्रोग्रेस आप हमेशा देखेंगे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? कार्य जो है प्रगति में है, मतलब आधा काम हो चुका है और आधा बाकी है, तभी तो प्रगति में है ना, मतलब इन प्रोग्रेस, चल रहा है। It is a stock that is in the process of being finished, that is, they are partly finished good. It is valued at an aggregate of cost of raw material used, cost of labor, other production costs, that is power, fuel, etc. So, इसका जो हम लोग वैल्यू करते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में, तो वहाँ पे तो मशीनरी भी यूज़ होता है ना, इसी के लिए यहाँ पे पावर फ्यूल दिया हुआ है। रॉ मटेरियल तो यूज़ होगा ही, जो काम के लिए काम किया जा रहा है उसमें रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर भी लगेगा, क्योंकि वो जो काम है वो लेबर के द्वारा किए जा रहे हैं, मैन पावर यूज़ हो रहा है। मैं समझा पाई आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। स्टॉक इज़ क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट. The stock is valued on the basis of cost or net realizable value, market price, whichever is lower. तो the stock is valued on the basis of the cost or net realizable or market price, whichever is lower. प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है कि स्टॉक इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज़ लोअर। हम लोग जब सम्स करेंगे तो वहाँ पे भी कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिया रहेगा, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो हम लोग को दोनों में से विच एवर इज़ लोअर है वही लेना है। ओके, नाउ ट्रेड रिसीवेबल. It is the amount receivable for sale of goods or services rendered in the ordinary course of business. Trade receivable is the sum total of debtor and bills receivable. तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? जब हम लोग कोई गुड
सेल करते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उससे जो हम लोग को अमाउंट मिलता है वो मैंने रिसिप्ट में पढ़ाया था, जो हम लोग को रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, पढ़ाया था ना, उसमें था हमारा रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग वहाँ पे जा कर के देखिए, पार्ट 1 वीडियो में है। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारा रेगुलर हम लोग रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेड रिसीवेबल इज़ अ सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के बारे में मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है फर्स्ट वीडियो में अपने। मैं इसको इसमें एक पूरा चैप्टर है, तो मैं वो करवाऊँगी फ्यूचर में। ओके, डेटर इज़ अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट credit sale of goods or services. For example, when goods are sold to a person on credit, that person is called a debtor because he owes the amount to the enterprise. The amount due is known as debt. अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो डेटर मतलब जो हम लोग को देगा, क्या देगा, पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो जब भी डेटर वर्ड सुने तो बस दिमाग में ये बात ध्यान रखें कि देगा मतलब देखिए, जब सम्स हम लोग करेंगे ना तो एक वर्ड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। इसीलिए मैं ये बेसिक आप लोगों को करवा रही हूँ, जैसे कि सम्स करें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डेट वो एक पेपर ही होता है, पेपर में ही तो एक्सेप्ट और जो भी हो पेपर में ही लिखा जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल सा पेपर होता है, उसमें डेटर जो देगा हम लोगों को, मतलब जिसने उधार लिया है, वो अमाउंट लिखा रहता है उसमें, जो हम लोग को एक डेट में मिलेगा। इट इज़ इंक्लूड इन ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज बिल्स रिसीवेबल रिप्लेस अ डेटर, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो है उसने डेटर अपने बिहाफ में एक बिल्स रिसीवेबल दे दिया, उसमें लिखा रहता है कि आपने उधार लिया है, इतने तारीख को आप इसका रिपेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसी को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और ट्रेड पेबल्स, it is the amount payable for purchase of goods or services taken in ordinary course of business. Trade payable is the sum total of creditors and bill payable. तो ट्रेड पेबल मतलब देना, पेबल मतलब तो देना होता है, पे करना होता है। तो जो भी हम लोग गुड परचेज़ कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं किसी से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसे ट्रेड पेबल्स कहते हैं। ट्रेड पेबल इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो जैसे बिल्स रिसीवेबल है वैसे बिल्स पेएबल भी होता है। डिटेल में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी, सो नॉट टू वरी। और यहाँ पे ट्रेड पेएबल इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिटर्स जिससे हमने क्रेडिट लिया है, ठीक है, जिसको हम लोगों को देना है बेसिकली वही। सो आइए क्रेडिटर का यहाँ पे डेफिनेशन है। क्रेडिटर इज़ अ पर्सन टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। सो मोहन से गुड्स हम लोग परचेज किए हैं क्रेडिट में, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर ऑफ अ फर्म हो जाएगा। I hope this point is clear. Please comment below and let me know whether your people are facing any problem. I'm here to resolve your problem. Thank you. Bills payable. Bills payable means bills of exchange accepted, the amount of which will be payable on a specified date. It is included in trade payable because bill payable replaces a creditor. Bills payable means a bills of exchange accepted. Accept किया है कि ये स्पेसिफाइड डेट में हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है। इट इज़ इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल बिकॉज ये रिप्लेस कर रहा है क्रेडिटर को। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा बड़ा हो क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग रिवाइज़ भी करते रहिएगा, इससे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।